स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे अपन निमसेट 2014 रीजनिंग एंड एप्टी सेक्शन। निमसेट का जो 2014 का पेपर है उसका रीजनिंग और एप्टी सेक्शन। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ फाइंड द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। करते हैं 120 99 80 63 48। नेक्स्ट टू फाइंड। इनका डिफरेंस लें तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 21। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 19। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 17। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 15। इनके बीच कितना हो। देखिए यहाँ पर एक सीरीज देख सकते हैं 21 19 21 -2 19 -2 17 -2 15 -2 कितना होना चाहिए 13। और अगर यहाँ 13 होगा तो 48 - 13 gives you 35। that will be your answer। ठीक है, तो ये अपना आंसर है 35। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा 9 अल्फाबेट LMNOPQRS and T are assigned to 9 integers 1 to 9। 9 अल्फाबेट है, उनको 1 to 9 इंटीजर्स असाइन किए हुए हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोल रहा है 4 इज असाइन टू P। ठीक है, 4 जो है वो असाइन किया है किसको P को। तो वो लिख लेते हैं एक बार। LMNOPQRST 4 इज असाइन टू P। किसको असाइन किया है 4 P को असाइन किया है। P को कितना असाइन किया है 4। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज 5। P और T के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो देखिए 1 to 9 है, अगर 4 से पीछे जाएंगे तो वैल्यू माइनस में जाएगी, 1 से पीछे जाएगी तो अपन क्या है आगे ही चलेंगे। तो इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस दैट मींस ये कितना हो गया 9। ठीक है, 4 + 5 कितना हो गया 9। T हो गया 4 में 4 + 5 डिफरेंस ऑफ 5 वी कैन राइट हियर। डिफरेंस ऑफ 5। आगे बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3। N और T के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है 3 का है। और अगर डिफरेंस 3 का है तो N का वैल्यू कितना है 9। 9 - 3 gives you 6। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू N। N को असाइन किया हुआ इंटीजर कौन सा है, तो कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर, 6 आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है रोड नेटवर्क पैरेलल हैज पैरेलल रोड्स। एक रोड नेटवर्क की बात करें जिसमें क्या पैरेलल रोड्स हैं विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं एंड रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ओनली। The road junctions A, B, C, H and X are such that A is east of B and W is west of C। ठीक है, ये जो रोड जंक्शंस हैं, जंक्शंस आर लाइक A, B, C, H and X are such that A is east of B। देखिए लेते हैं फैक्ट यहां से। A is east of B। बी के ईस्ट में होगा तो किस तरफ होगा इस तरफ होगा। ए इज ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, नेचुरली देखें ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो ए इज ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में है एंड वेस्ट ऑफ सी, और ए है वो सी के वेस्ट में, तो यहां सी होगा तो इसके वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है,
तो वेस्ट ऑफ सी। एच इज साउथ वेस्ट ऑफ सी। एच जो है वो साउथ वेस्ट ऑफ सी है एंड साउथ ईस्ट ऑफ बी है। ठीक है, एच जो है सी के साउथ वेस्ट में है। अब सी को अगर अपन यहां देखें तो अपन ऐसे देख सकते हैं, ये क्या हो गया सी का साउथ वेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन बी यहां देखें तो बी के लिए कैसा है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ बी, साउथ ईस्ट ऑफ बी, साउथ ईस्ट हो गया बी के लिए, ये वाला साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहां होना चाहिए क्या, एच यहां होना चाहिए। ठीक है, तो यही लेंगे। एच आ गया यहां। ठीक है, बी इज साउथ ईस्ट ऑफ एक्स। बी जो है वो अक्स के साउथ ईस्ट में। अब बी है साउथ ईस्ट में है किसके, अक्स के, तो अक्स को डेफिनेटली यहां बनाए अपन, यहां बनाए तो इसके कहां होगा, साउथ ईस्ट में होगा बी। तो अक्स को अपन ने यहां बनाया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द जंक्शन आर द फारदेस्ट साउथ एंड द फारदेस्ट ईस्ट। ठीक है, बोल रहा है कौन सा जंक्शन है जो है फारदेस्ट साउथ में है एंड फारदेस्ट ईस्ट में है। सबसे पहले फारदेस्ट साउथ देखो, तो फारदेस्ट साउथ में कौन सा है, एच है। ठीक है, एच जो जंक्शन है वो फारदेस्ट साउथ में है, तो एच। फारदेस्ट ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में सबसे दूर कौन सा, सबसे आगे ईस्ट की तरफ कौन सा है, सी, एच एंड सी। ये रहा आंसर, एच एंड सी। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 4 प्लेयर्स ए बी सी एंड डी हैव टू फॉर्म इनटू 2 पेयर्स। ठीक है, ए बी सी डी है, 4 प्लेयर है, इनको 2 पेयर्स में डिवाइड होना है, 2 पेयर्स में एक टीम बनानी है। हाउएवर नो पेयर कैन प्ले टुगेदर मोर देन 7 टाइम्स इन ए रो। ठीक है, कोई भी जो पेयर है कॉन्टिन्यूसली 7 बार से ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, बोल रहा है ए एंड बी हैव प्लेड 7 गेम्स इन ए रो। ठीक है, ए और बी जो है वो एक रो में कितने गेम खेल चुके हैं, 7 गेम्स इन ए रो। सी एंड डी हैव 3 इन ए रो। डी डज नॉट वांट टू वर्क विद ए। सी डज नॉट वांट टू वर्क विद ए। ठीक है, सी जो है वो किसके साथ काम नहीं करना चाहता, किसके साथ नहीं खेलना चाहता, ए के साथ। हु शुड बी पार्टनर विद बी, बी का पार्टनर कौन होगा। देखिए सबसे पहले अपन इनके टीम की बात करते हैं। ए अगर टीम बनाए तो किसके साथ बनाएगा, ए बी के साथ टीम बनाएगा, ए सी के साथ टीम बनाएगा और ए डी के साथ टीम बनाएगा। ए बी के साथ टीम बना सकता है, सी के साथ टीम बना सकता है, डी के साथ टीम बना सकता है। एट द सेम टाइम जब ए बी के साथ में टीम बनाएगा तो बी किसके साथ, सॉरी सी किसके साथ में टीम बनाएगा, सी डी के साथ टीम बनाएगा। जब ए सी के साथ टीम बनाएगा तो बी डी के साथ टीम बनाएगा। ठीक है, और जब ए डी के साथ टीम बनाएगा तो एट द सेम टाइम बी किसके साथ टीम बनाएगा, सी के साथ टीम बनाएगा। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग 2 आपस में टीम बनाते हैं तो 2 आपस में डिवाइडेड होंगे। तो इस तरह से क्या अपने पास में एक कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एंड बी हैव प्लेड 7 गेम्स इन ए रो। ए और बी जो है वो कितने गेम खेल चुके हैं एक साथ, 7 गेम्स खेल चुके हैं। ठीक है, तो 7 गेम खेल चुके हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब ये ए और बी एक साथ और ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, बोला सी एंड डी हैव 3 इन ए रो। सी और डी जो है ये कितना गेम हो गया इनका, 3 गेम्स, 3 गेम्स हो गया है। ठीक है, अब बोल रहा है सी डज नॉट वांट टू वर्क विद ए। सी ए के साथ नहीं खेलना चाहता, मतलब ये जो कंडीशन है अपने, सी किसके साथ नहीं खेलना चाहता, ए के साथ नहीं खेलना चाहता है। ठीक है, ये नहीं होगा, सी ए के साथ नहीं खेलना चाहता, सी ए के साथ नहीं खेलना चाहता। आगे पूछा है हु शुड बी पार्टनर विद बी। अब देखिए ये यहाँ ए बी के साथ पार्टनर बन चुका है। ठीक है, बी एक बार ए के साथ पार्टनर बन चुका है, 7 गेम हो सकता हो गया है, तो बी ए के साथ पार्टनर नहीं बनेगा। अब बी के पार्टनर बनने की 2 पॉसिबिलिटी है, बी सी के साथ पार्टनर बने या बी डी के साथ पार्टनर बने। अगर बी डी के साथ पार्टनर बनता है तो ए को सी के साथ खेलना पड़ेगा। ए सी के साथ, सी ए के साथ नहीं खेल रहा। ठीक है, सी ए के साथ नहीं खेल रहा तो बी डी के साथ पार्टनर नहीं बन सकता। इन दैट केस बी को किसके साथ पार्टनर बनना पड़ेगा, सी के साथ में, और ए किसके साथ में खेलेगा, डी के साथ में। ठीक है, तो बी का पार्टनर कौन होगा, सी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, बी का पार्टनर होगा सी। क्लियर,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रोज इज कोडेड 6 8 2 1 चेयर इज कोडेड 7 3 4 5 6 पीच इज कोडेड 9 6 1 4 7 3 देन द कोड फॉर सर्च इज। देखिए यहाँ कोई स्पेसिफिक कोडिंग नहीं की हुई है, ठीक है, किसी तरह का कोई स्पेसिफिक कोडिंग नहीं है। यहाँ जो अल्फाबेट जिस पोजीशन पे रखा है उसी के लिए उसी पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, यहाँ नंबर रखा हुआ है। जैसे कि अपन कहें फाइंड करें आर के लिए, तो आर के लिए कोड क्या है 6 है, ओ के लिए कोड क्या है 8 है, एस के लिए कोड क्या है 2 है, ई के लिए कोड क्या है 1 है। तो आर पहले रखा हुआ उसका पहला कोड हो गया, ओ बाद में रखा हुआ उसका ओ बाद में कोड हो गया, एस रखा हुआ उसका एस कोड हो गया, ई रखा हुआ उसका 1 कोड हो गया। इसी तरीके से सी पहले रखा हुआ है तो चेयर के लिए कोड क्या किया हुआ है, चेयर के लिए ये कोड किया हुआ। सी पहले रखा हुआ तो 7 का कोड हो गया, एच बाद में रखा हुआ 3 के लिए कोड हो गया, ए बाद में रखा हुआ 4 के लिए कोड हो गया, आई बाद में रखा हुआ 5 के लिए कोड हो गया, आर बाद में रखा हुआ 6 के लिए कोड हो गया। इस मेथड देखिए पहले भी आर आया था, इसके लिए कोड 6 आ रहा था, और यहां भी आर है तो इसके लिए भी कोड क्या है 6 आ रहा है। क्लियर, ठीक है, तो इस तरह से रखे हुए। तो आपसे पूछा है कि देन द कोड फॉर सर्च इज, ठीक है, सर्च के लिए कोड क्या होगा, तो सर्च के लिए कोड निकालेंगे। एस किस पोजीशन पे, एस थर्ड नंबर पे, यहाँ थर्ड नंबर पे कौन है 2, तो एस के लिए कोड हो गया 2। ई ई यहाँ लास्ट पे रखा हुआ, ई के लिए कोड क्या 1, तो ई के लिए कोड हो गया 1, एस के लिए कोड हो गया 2, ई के लिए कोड हो गया 1। ए कहाँ रखा हुआ है, ए यहाँ थर्ड नंबर पे रखा हुआ, तो यहाँ थर्ड पे कौन है 4, तो ए के लिए कोड हो गया 4। आर कहाँ है, आर यहाँ स्टार्टिंग रखा हुआ, कोड क्या है आर के लिए 6, आर के लिए कोड हो गया 6। सी देखिए यहाँ फर्स्ट पे रखा हुआ, यहाँ फर्स्ट पे कौन है 7 है, तो सी के लिए कोड हो गया 7। एच यहाँ बीच में एच सबसे लास्ट में रखा हुआ है, यहाँ 3 है एच के लिए कोड, तो ये क्या हो गया 3। 214673 will be your answer, 214673। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर डैमेज जी, चलते हैं आगे। बोल रहा क्वेश्चन बेस्ड 6 to 8, 6 to 8 क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक पजल दिया हुआ है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है, करते हैं इसको। बोल रहा है स्मॉल कंपनी पार्किंग स्पेस आर रिजर्व्ड फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव। बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी है उसके पार्किंग स्पेस है रिजर्व्ड है किसके लिए, टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, 5 नंबर ऑफ पर्संस, 5 ऑफिशियल्स के लिए है, विद द स्पेसेस लाइंड अप इन दैट ऑर्डर। स्पेसेस आर लाइंड अप इन दैट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में है। इसका मतलब सबसे पहले पार्किंग स्पेस किसके लिए, सीईओ के लिए है। उसके बाद पार्किंग स्पेस किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए है। उसके बाद किसके लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। उसके बाद सेक्रेटरी और उसके बाद ट्रेजरर। सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए है। अब देखिए आगे चलते हैं। द पार्किंग लॉट गार्ड कैन टेल एट a glance if the cars are parked correctly by looking the color of the cars, ठीक है। The cars are yellow, green, purple, red and blue, yellow, green, purple, red and blue, ठीक है, 5 कलर की कार्स हैं। And the executive names are Alice, Bert, Cheryl, डेविड, एनिट, ठीक है। 5 नंबर ऑफ पर्सन है, उन एग्जीक्यूटिव के नाम भी दिए हुए अपने को। तो कितना वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल का पजल है, ठीक है। एक इनकी पोस्ट है, दूसरा इनका कार का कलर है, तीसरा इनका नाम दिया हुआ है। द कार इज इन फर्स्ट स्पेस इज रेड। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। द कार इज इन द फर्स्ट स्पेस इज रेड। फर्स्ट स्पेस में जो है, फर्स्ट स्पेस किसके लिए रिजर्व्ड है, सीईओ के लिए रिजर्व्ड है। ये कौन सा है, ये फर्स्ट है।
ये सेकंड स्पेस था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ स्पेस था, सबसे लास्ट था, अपन नॉमिनेट कर दिया है, अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है। तो बोल रहा था कार इन फर्स्ट स्पेस इज रेड, फर्स्ट स्पेस में जो कार है वो कैसा है, रेड है, ठीक है। तो ये कलर हो गया और ये इनके नेम लेंगे यहाँ पे। A blue car is parked between red car and the green car. ब्लू कार है वो ग्रीन कार और रेड कार के बीच में है। कहाँ कहाँ है, ठीक है, रेड और ग्रीन के बीच में है ब्लू कार। तो रेड यहाँ ना तो ऊपर की तरफ हो नहीं सकता, यहाँ नीचे होगा। तो यहाँ अगर अपन ग्रीन कार रखें तो यहाँ क्या हो गया, ब्लू कार, ठीक है। द कार इन द लास्ट स्पेस इज पर्पल, लास्ट स्पेस में कौन सा है, पर्पल है। तो एक स्पेस और एक ही कलर बचा, वो यहां आ जाएगा, कौन सा बचा, येलो, वेरी फर्स्ट येलो ही बचा हुआ, येलो आ गया। क्लियर, 5 नंबर ऑफ कलर्स हो गए। द कार इन द लास्ट स्पेस इज पर्पल, द कार द सेक्रेटरी ड्राइव्स द येलो कार, सेक्रेटरी कौन सी कार ड्राइव करता है, येलो कार ड्राइव करता है। तो येलो ये है, सेक्रेटरी की यहीं आ रही है बिल्कुल, ठीक है, सेक्रेटरी ड्राइव है येलो कार, तो ये क्या आ गया, येलो कार ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। एलाइज कार इज पार्क्ड नेक्स्ट टू डेविड्स, ठीक है, एलाइज की कार है वो कहां पार्क है, नेक्स्ट टू डेविड। डेविड्स कार के नेक्स्ट कौन सी है, एलाइज की कार है, ठीक है, एक दूसरे के पास में है। एनिट ड्राइव्स द ग्रीन कार, एनिट कौन सी कार, ग्रीन, ग्रीन यहां लिखा हुआ है, एनिट कौन सी कार ड्राइव करता है, ग्रीन कार, एनिट ड्राइव ग्रीन कार। बर्ट कार इज पार्क बिटवीन चेरिल एंड एनिट्स, बर्ट की जो कार है वो चेरिल और एनिट के बीच में है। अब देखिए एनिट यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, तो यहाँ रखा हुआ तो यहाँ बर्ट की कार हो तो यहाँ अपने को चेरिल रखना पड़ेगा। तो अपने पास ऑप्शन है कि यहाँ चेरिल की कार हो और यहाँ बर्ट की कार हो। अगर यहाँ चेरिल की कार है तो यहाँ किसकी कार होगी, बर्ट की कार होगी। एनिट और चेरिल के बीच में रखा हुआ बर्ट, तो चेरिल यहाँ ऊपर हो सकता है तो बर्ट यहाँ आ जाएगा, चेरिल और यहाँ हो सकता है तो यहाँ बर्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन अपने पास में, चेरिल, बर्ट कार इज पार्क बिटवीन चेरिल एंड एनिट, डेविड्स कार इज पार्क इन द लास्ट स्पेस, लास्ट स्पेस में यहाँ किसकी कार है, डेविड की कार है। और यहाँ अगर डेविड की कार है तो चेरिल की कार यहाँ नहीं आएगी, चेरिल की कार यहाँ नहीं आएगी और बर्ट की कार भी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। चाहे तो ऐसे चेरिल की कार यहाँ नहीं आएगी, बर्ट की कार यहाँ नहीं आएगी, और चेरिल बर्ट की कार यहाँ नहीं आएगी। 2 ऑप्शन कौन से थे, ये वाले, बर्ट चेरिल, ठीक है। बचा हुआ पर्सन कौन आ गया, एलाइस, ठीक है। एलाइस देखिए डेविड के पास में है, डेविड के जस्ट नेक्स्ट टू डेविड, क्लियर। तो ये अपना पजल यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए करते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी, एलाइस इज द सेक्रेटरी, ड्राइव्स येलो कार, एलाइस इज द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन है, एलाइस होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा हु इज द सीईओ, सीईओ कौन है, सीईओ, ठीक है, चेरिल, चेरिल इज द सीईओ एंड ड्राइव रेड कार, चेरिल इज द सीईओ एंड ड्राइव्स रेड कार। नेक्स्ट, व्हाट कलर इज द वाइस प्रेसिडेंट्स कार, वाइस प्रेसिडेंट की कार का कलर कौन सा है, देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ड्राइव्स ग्रीन कार, ठीक है। और कौन है वाइस प्रेसिडेंट, एनिट, एनिट इज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड ड्राइव्स ग्रीन कार, एनिट ड्राइव्स ग्रीन कार, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एनिट, और कैसे ग्रीन कार ड्राइव करता है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 to 11 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। अगेन 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 9 to 11, तो इट्स ए स्मॉल पजल, ठीक है। देखिए बोल रहे हैं क्रिकेट क्लब्स
क्रिकेट क्लब्स इन 5 टाउन 5 टाउन में क्रिकेट क्लब की बात कर रहे हैं, ये 5 टाउन है ABCD एंड E, have one team each named PQRS and T, not necessary in the same order। बोल रहा है कि 5 टाउन में 5 टीम है उनकी, 5 जो टाउन है डिफरेंट डिफरेंट ABCDE, उनकी 5 नंबर ऑफ टीम है PQRS एंड T। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द टीम इन A हैज बीटन RPS। तो बनाते हैं किस टाउन को, क्या टीम मिल रही है, Q हैज बीटन द टीम ECA, टीम R इज B एंड द टीम C इज नॉट S। ठीक है, बनाते हैं। देखिए 5 नंबर ऑफ टाउन फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले, कौन कौन से, ABCDE, A B C D और E, 5 नंबर ऑफ टाउन है। 5 नंबर ऑफ टाउन कितना टीम, 5 नंबर टीम दिया हुआ, कौन कौन सा दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं। द टीम A हैज बीटन RPS, टीम A जो है ये क्या थे, टाउन थे, और यहां क्या होगा, टीम, ये लीजिए, टीम A हैज बीटन RPS, टीम A हैज बीटन RPS। ठीक है, Q हैज बीटन द टीम EC एंड A, Q हैज बीटन द टीम। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं, टाउन A की टीम है, उसने RP और S को बीट किया है, RP और S को बीट किया है, तो R टीम टाउन A की नहीं हो सकती, P टीम टाउन A की नहीं हो सकती, A टीम टाउन A की नहीं हो सकती, खुद ही को थोड़ी ना हराएगा। तो इसके अलावा कितने टीम बचे अपने पास में, इसके अलावा बचे अपने पास में ये तीनों टीम इसकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो यहाँ कितने टीम बचे अपने पास में, Q एंड T। ठीक है, Q एंड T। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, Q हैज बीटन द टीम्स E C एंड A, यानी Q जो है उसने A को बीट किया है, Q ने A को बीट किया है और E और C को बीट किया है, Q ने E और C को बीट किया है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि टीम Q है, टीम Q है, उसने A टाउन की टीम को बीट किया है, Q है उसने C टाउन की टीम को बीट किया है, Q है उसने E टाउन की टीम को बीट किया है, इन तीनों टाउन की टीम को Q ने बीट किया है, तो Q ने A टाउन की टीम को बीट किया, तो Q A टाउन की टीम नहीं हो सकता, तो यहाँ Q A टाउन की टीम नहीं होगा, और जब Q भी A टाउन की टीम नहीं होगा तो कौन बचा यहाँ, A टाउन की टीम, T बचा। Q टीम ने A टाउन की टीम को बीट किया है, तो Q उसकी टीम नहीं हो सकता, A टाउन की टीम ने RPS को बीट किया है, तो ये इसकी टीम नहीं हो सकती, 3 और 1 4 नहीं हो सकती, तो बचा हुआ क्या अपने पास में, T5, यही क्या होगा, Q टाउन का टीम होगा। अब Q टीम ने C टाउन की टीम को बीट किया है, तो यहाँ Q जो है वो इसका टीम नहीं हो सकता। ठीक है, Q इसका टीम नहीं हो सकता। इसी तरीके से Q ने किसको बीट किया है, E को बीट किया है, E टाउन की टीम को बीट, ये इसलिए इसका भी टीम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। टीम R इज इन B, टीम R है वो टाउन B की टीम है, तो टीम R जो है वो टाउन B की टीम है। क्लियर, टीम R इज इन टीम B एंड टीम C इज नॉट S, टीम C जो है C टाउन की टीम है वो क्या नहीं है, S नहीं है, क्या नहीं है, S नहीं है। अब देखिए 5 टीम है अपने पास टोटल, 5 टीम में से T और R यहां आ गए, Q और S टाउन C की टीम नहीं हो सकते, और Q और S टाउन C की टीम नहीं हो सकते, T और R यहां आ गए, 4 टीमें आ गई, तो बची हुई कौन सी है, PQRST P, तो यहां क्या आ जाएगा, C की टीम क्या हो जाएगी, P। अब देखिए D और E की बात करते हैं, E के पास में टाउन Q टीम जो है टाउन E की टीम नहीं है, Q E की टीम नहीं है, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचा हुआ क्या, Q और S, Q और S में से Q नहीं है तो क्या बचा अपने पास में, S आएगा, और बचा हुआ क्या, Q कहाँ आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा। तो ये टाउन की टीम हो गई। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, वेयर इज द टीम Q, टीम Q कहाँ है, यानी कहाँ की टीम है Q, टीम Q कहाँ की, D। ठीक है, D, आंसर क्या होगा आपका, D। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है वेयर इज द टीम, वेयर इज द टीम पी, टीम पी कौन से टाउन का है, टीम पी है सी टाउन का है, ये रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। टीम पी जो है वो सी टाउन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे विच टीम इज इन ए, ए टाउन में कौन सी टीम है, तो ए टाउन में कौन सी टीम है, ए टाउन में टीम टी है, क्लियर, ये रहा ए टाउन में टीम टी है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 बॉयज ए बी सी डी ई एंड 5 गर्ल्स पी क्यू आर एस टी आर स्टैंडिंग इन 2 rows फेसिंग ईच अदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीक्वेंस दिया हुआ 12 से 15, 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। बोल रहा है 5 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए 2 रो में खड़े हुए, सीटिंग अरेंजमेंट 2 rows का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है E is not an at any of the ends। अब देखिए यहां बना लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू आर एस टी है, पी क्यू आर एस टी, ये इस रो में खड़े हैं, और ए बी सी डी ई ये इस रो में खड़े हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई कौन है, बॉयज हैं, और पी क्यू आर एस टी कौन है, गर्ल्स है, ठीक है। बोल रहा है ई इज नॉट एट एनी एंड, ठीक है, ई किसी भी एंड पे नहीं है, यानी ई यहां नहीं बैठेगा। 5 नंबरों पर अगर अपन यहाँ पे पोजीशंस बनाए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ ई नहीं बैठा है, इस पोजीशन पे ई नहीं है, और ई इस पोजीशन पे भी नहीं है, किसी भी एंड पे ई नहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ ई नहीं बैठा है, किसी भी एंड पे ई नहीं है, ई इज नॉट एन एनी एंड। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी जो है वो कैसा है, बी का इमीडिएट राइट है। बी यहां बैठा नीचे, वो उस तरफ देख रहा है, तो बी अगर यहां बैठेगा तो इसके इमीडिएट राइट में सी कहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा, ठीक है। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में होगा, यहां बैठ के ये देख रहा है, तो ये इसका बी का राइट हो गया, ठीक है। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, डी ए के इमीडिएट लेफ्ट में, और डी और ए दोनों यहां बैठे हुए, ठीक है, तो डी ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए मान लीजिए यहां बैठे ए और इस तरफ फेस करे, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी, तो डी कहां रहेगा, डी यहां रहेगा, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं, ए हु इज फेसिंग पी, ए किसको फेस कर रहा है, पी को फेस कर रहा है, यानी सामने वाली रो में गर्ल्स में किसको फेस कर रहा है, पी को फेस कर रहा है। देयर आर एज मेनी गर्ल्स बिटवीन पी एंड क्यू एज बिटवीन आर एंड एस। बोल रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स वाली रो में पी और क्यू के बीच में जितनी गर्ल्स बैठी हुई हैं, पी और क्यू के बीच में जितनी गर्ल्स बैठी हुई हैं एज बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, उतनी ही किसके बीच में है, आर और एस के बीच में है, ठीक है। पी और क्यू के बीच में जितनी गर्ल्स हैं उतनी किसके बीच में, आर और एस के बीच में है। आगे चलते हैं, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, बी के लेफ्ट में कौन है, सेकंड है कौन, ए। अब बी यहां बैठा है, मान लीजिए इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे किसको बैठाना हो, ए को बैठाना हो, तो इसके लेफ्ट में इस तरफ बैठेगा, इस तरफ बैठेगा तो कहां बैठेगा, ए यहां बैठेगा, भाई बी यहां है इधर फेस कर रहा है, तो इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, यहां आ गया। अब देखो ए अगर यहां बैठा तो डी इसके लेफ्ट में बैठा है, तो डी कहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 का एक सीक्वेंस बन गया, तो वहीं पजल में बना देते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 पर सी यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, ये स्पेस खाली है, ए यहां बैठा है, और डी ए के रेफरेंस से यहां आ गया, बचा हुआ कौन है, ई, ई कहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा, ई कॉर्नर पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये सही बैठे हुए। अब देखो ए के सामने कौन बैठा हुआ था, पी, और ए के सामने पी बैठा हुआ, तो यहां जस्ट इनके सामने बैठेंगे जो लोग बैठे हैं इधर, ठीक है, ए के सामने कौन है, पी, पी, ठीक है। एस एंड आर आर नॉट
फेसिंग आइदर बी और डी। एस और आर जो है, एस और आर है, वो किसको फेस नहीं कर रहे, बी और डी को फेस नहीं कर रहे। ना तो एस बी को फेस करता है, ना आर बी और डी को फेस करता है। एस और आर डी को फेस नहीं करेंगे, एस और आर बी को फेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों एस और आर, बी और डी, बी और डी दोनों को ही फेस नहीं करेंगे। और जब एस और आर यहां भी नहीं आ सकता, एस और आर यहां भी नहीं आ सकता, यहाँ पी ऑलरेडी बैठा, तो एस और आर के बैठने की पोजीशन कौन सी बची, ये दो बची, ठीक है। या तो एस और आर यहां बैठ सकते हैं, या फिर एस और आर यहां बैठ सकते हैं। तो एस में से और आर में से कोई एक यहां बैठेगा, और एस में से और आर में से कोई एक यहां बैठेगा। एस यहाँ बैठा, आर यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठा, एस यहाँ बैठेगा। इसके अलावा इनके बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ डिनाई किया हुआ है, ठीक है, दोनों को बैठने के लिए, ठीक है। यहाँ पी बैठा है, अब यहाँ पी बैठा है, यहाँ एस आर बैठा है, यहाँ एस आर बैठा है, तो बाकी बचे हुए दो लोग कहाँ बैठेंगे, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए बाकी बचे हुए लोग कौन है, पी। देखिए ये क्या कर रहा है, आर और एस के बीच में जितने लोग हैं, आर और एस के बीच में जितने लोग, उतने लोग कितने हैं, पी और क्यू के बीच में। तो यहाँ आर और एस के बीच में, देखिए एस यहाँ बैठा तो आर यहाँ बैठा, इनके बीच में एक लोग, आर यहाँ बैठा, एस यहाँ बैठा, तो भी इनके बीच में एक पर्सन। तो आर और एस के बीच में कितने हैं, एक पर्सन है। तो पी एंड क्यू के बीच में भी कितने, एक पर्सन होना चाहिए, एक पर्सन। पी यहाँ बैठा, क्यू यहाँ बैठा, तो एक पर्सन नहीं होगा। पी यहाँ बैठा और क्यू यहाँ बैठा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठाओ क्यू को। पी क्यू के बीच में एक पर्सन, आर एस के बीच में एक पर्सन, जितना इसके बीच में उतना उसके बीच में। बचा हुआ पर्सन कौन रहा, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी, टी यहां बैठ जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये एस और आर क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। वेरी फर्स्ट, विच पेयर ऑफ बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ द रो। रो के एंड में कौन कौन स्टैंड कर रहा है बॉयज में, सी और डी। तो डी और सी दो लोग इसके बीच में स्टैंड कर रहे हैं। कहां लिखा हुआ है, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में थर्ड है सी, डी के राइट में फर्स्ट सेकंड थ्री नहीं फोर्थ है, गलत है, तो ये गलत हुआ। बोल रहा है डी इज फेसिंग पी, डी इज फेसिंग पी, डी इज फेसिंग पी, नो डी इज फेसिंग टी, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। बोल रहा है सी इज फेसिंग एस, सी इज फेसिंग एस, नहीं डिफाइन नहीं कर सकते, एस भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। सी इज फेसिंग एस और सी इज फेसिंग मे बी आर, तो एस और आर, तो यहां क्या होता है, यहां अपने पास इस क्वेश्चन में होता फेसिंग एस और आर, तो सही होता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी इज फेसिंग एस और आर, ये अगर दिया हुआ होता तो क्या है, सही होता, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नन ऑफ दीज अपना आंसर आएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में कौन खड़ा है, तो ए के इमीडिएट राइट में कौन है, देखिए ए के इमीडिएट राइट में कौन है, ई, तो ए के इमीडिएट राइट में है ई। हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा हु इज फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है, हु इज फेसिंग बी, बी को कौन फेस कर रहा है, क्यू, तो क्यू। क्लियर, ये आपका पजल कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे लिखा हुआ 16 to 20, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है, 16 to 20 है। चेक करते हैं इसको। ऑल द रोड्स ऑफ ए सिटी आर आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। बोल रहा है कि एक सिटी की रोड्स हैं, या तो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या फिर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। द रोड्स आर स्ट्रेट, रोड्स क्या है, सीधी है। रोड ए बी सी डी एंड ई आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये बोल रहा है कि रोड ए बी सी डी और ई, ये रोड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। बोल रहा है रोड्स ए बी सी डी ई आर पैरेलल टू वन अनदर, रोड्स
G H I J K L and M are parallel to one another. F G H I और बोल रहे हैं F G H I J K L M N F G H I J K L M N नहीं है, M तक ही है, ठीक है। ये क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। आगे चलते हैं। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। रोड ए जो है वो 1 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, अपन ऑलरेडी जानते हैं। तो अब बोल रहा है रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। मान लीजिए यहाँ रोड बी है, ये रोड बी है, तो इसके 1 किलोमीटर ईस्ट में, 1 किलोमीटर ईस्ट में यहाँ क्या होगा, रोड ए होगी, ठीक है। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बी के 1 किलोमीटर ईस्ट में रोड ए हो गई, यहाँ हो गई, देखिए, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है रोड बी इज ½ किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड सी। रोड बी जो है वो ½ किलोमीटर वेस्ट ऑफ है, किसके, रोड सी के। तो रोड सी बनाएंगे, मान लीजिए रोड सी इधर बनाएंगे तो इसी के वेस्ट में होगा, और ½ किलोमीटर तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा अपने को, रोड सी और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ½ किलोमीटर, ठीक है। रोड बी और सी के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। आगे चलते हैं। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। रोड डी जो है 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई है। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। रोड ई यहां होगा और रोड डी यहां होगा, और इनके बीच में क्या है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। रोड डी इज वेस्ट ऑफ रोड ई, ई के वेस्ट में हो गया 1 किलोमीटर। बोल रहे हैं रोड जी इज ½ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच, ठीक है। बोल रहा है रोड जी है वो ½ किलोमीटर साउथ है, किसके, रोड एच के। बोल रहा है रोड जी इज ½ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और कौन है, रोड जी ½ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच। तो एच को किस में बनाएंगे, नॉर्थ में बनाएंगे, ठीक है। तो यहां बनाया अपन ने एच को, और इसके ½ किलोमीटर 1/2 हाफ, यहां कौन बनेगा, रोड जी, ठीक है। रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड जे, ठीक है। जे के 1 किलोमीटर नॉर्थ में है कौन, रोड आई, ठीक है। तो ये वन किलोमीटर, क्या बोला है, रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड जे। तो रोड जे के नॉर्थ में है 1 किलोमीटर आई, ठीक है। रोड के इज ½ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल। रोड के है वो ½ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल है, यहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, रोड के इज ½ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल। ये रोड एल है और इसके ½ किलोमीटर नॉर्थ में कौन है, रोड के, ½ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल। रोड के इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एम, ठीक है। तो ये रोड एम बनेगा, तो इसके साउथ में क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा, कौन, रोड के। रोड के इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एम। ये अपने पास में क्या स्टेट्स अपन ने ड्रॉ कर लिए। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। इनमें से कोई एक ट्रू है, देखते हैं क्या है। ई एंड बी आर इंटरसेक्ट। ई एंड बी आर, ई और बी का कोई रिलेशन ही नहीं, इंटरसेक्ट करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। डी और बी, डी और बी, देखिए दोनों का कोई रिलेशन नहीं, कोई कॉमन फैक्ट, कॉमन पॉइंट ही नहीं जिससे इन दोनों को कंपेयर करें। कॉमन फैक्ट नहीं है तो ये भी नहीं होगा, डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। डी इज एटलीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए।
डी इज एटलीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए। अगेन यहाँ डी और ए के कंपैरिजन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं। देखिए ए बी सी जिस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं पर उस तरीके से डी और ए को कंपेयर नहीं कर सकते, और डी और ए को कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बोल रहा है एम इज 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। एम और एल, देखिए यहाँ एम और एल दोनों के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो देखते हैं एम इज 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। ठीक है, एम एल के नॉर्थ में है क्या, एम के एल के नॉर्थ में एम है। ठीक है, कितना डिस्टेंस दिया, 1.5 किलोमीटर। तो देखिए ये हाफ, ये 1 किलोमीटर और ये 1.5 किलोमीटर, कितना होगा टोटल मिला के 1.5 किलोमीटर। तो यस इट्स ट्रू कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यस इट डज फॉलो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ E इज बिटवीन B एंड C। बोल रहा है ऐसी कंडीशन क्रिएट हो कि इफ E इज बिटवीन B एंड C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, देखिए E इज बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में E रखें यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्रिएट करें कि E और C के बीच में क्या रखें, B रखें। तो यहाँ E और C के बीच में B रख के देखते हैं। देखो अगर इन दोनों के बीच में रखा जाएगा किसको, बी और सी के बीच में, जस्ट मिड में रखा जाएगा किसको, ई को। यहाँ ई आया तो ई के वेस्ट में कौन है, डी, कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, और यहां कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, वही बना लेते हैं। देखिए बी हाफ किलोमीटर, सी और बी सी ए ऐसे लिखा हुआ है। बी यहां बना हुआ है, ए यहां बना हुआ है, और इन दोनों के बीच कितना है, 1 किलोमीटर है। इनके बीच क्या बनाया हुआ है अपन ने, इनके बीच बनाया हुआ है सी, बी से हाफ किलोमीटर पे यहां बनाया हुआ है सी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है इफ ई इज बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में क्या रखें, ई रखें। बी और सी के बीच में यहां रखें ई। ठीक है, यहां आपने ई रखा, तो इसके यहां पे इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर पे कौन है, डी। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई अपने पास में। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा एक गलत है। बोल रहा है डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए। डी और ए की अगर अपन यहां डिस्टेंस निकालें तो डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, ए के वेस्ट में है क्या, ए के वेस्ट में है। ठीक है, अब यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये देखिए इसको यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 1 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखिए ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, और ये यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1/4 किलोमीटर। तो कितना हुआ, 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर। ये हुआ डी ए के बीच का डिस्टेंस, डी और ए के बीच का डिस्टेंस। या कितना दिया हुआ, 2 किलोमीटर, गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। तो यही गलत आ गया, पहले वाला ही फॉल्स है। दूसरे को चेक करते हैं, सी इज लेस देन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम डी, सी इज लेस देन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम डी। डी और सी के बीच में कितना है, डी और सी के बीच में देखिए 1 किलोमीटर, और यहाँ पे डी और सी के बीच में ये पूरा 1 किलोमीटर, और ये 0.5 1.25 हो गया। कितना है, लेस देन 1.5 किलोमीटर। यस ट्रू है। डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड बी इज एडेड टू डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ई टू बी एडेड टू डिस्टेंस ऑफ ई टू सी इज 1.2 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम ई टू बी, ई टू बी के बीच का डिस्टेंस, ई टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाफ किलोमीटर का आधा 0.25 किलोमीटर। एंड एडेड टू डिस्टेंस ई टू सी, ई टू सी, ई टू सी,
ई टू बी और ई टू सी, बी टू सी के बीच में अगर बी टू सी के बीच में कितना है 1.2 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1.2 किलोमीटर, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरा बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है ई इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए और ई के बारे में बात करते तो ये देखिए टोटल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे है दोनों, तो इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये वाला क्या है, फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ रोड E is between B and C, then the distance between A and D is. If the road E is between B and C, B and C के बीच में, अगर रोड E B and C के बीच में ये वाला केस बन रहा है, then the distance between A and D is, A और D के बीच की डिस्टेंस, A और D के बीच की डिस्टेंस, A और D के बीच की डिस्टेंस देखते हैं अपन, ये कितना है 1 किलोमीटर, B और A के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और B और D के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये अपन यहाँ पे हाफ किलोमीटर का अपन ने क्या तो 1.25 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0.75, तो ये 0.75 और ये कितना हो गया 1 किलोमीटर प्लस 0.75 किलोमीटर इक्वल्स टू 1.75 किलोमीटर। क्लियर, ये देख लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डी और ए का पूछा है तो डी और बी का पता है, डी और ई का कितना है 1 किलोमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.25 किलोमीटर कम है तो 0.75 किलोमीटर बचा। ठीक है, तो 1.75 किलोमीटर कहाँ है 1.75 किलोमीटर, the road is between the distance between A and D is less than 1 किलोमीटर नहीं, between 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नहीं, between 1.5 किलोमीटर एंड 2 ये बिल्कुल सही है, more than 2 किलोमीटर नहीं, ऑप्शन सी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज वुड यू मेक सम टू रोड्स कोइंसाइड। ठीक है, L इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, L इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, L क्या हो I से हाफ किलोमीटर नॉर्थ हो। ठीक है, तो बोल रहा है दो रोड कोइंसाइड बने एक दूसरे के ऊपर है, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो देखते हैं अपन। देखिए यहाँ ML लिखा हुआ है, अपना क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है L इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, L इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, अगर I यहां हो और इसके हाफ किलोमीटर नॉर्थ में कौन आ जाए, L आ जाए, L इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ I, तो L बाकी के सारे रोड L के ऊपर चली जाएंगी, K यहां आएगा, M यहां आएगा। ठीक है, इसके हाफ किलोमीटर नीचे I आ गया और J यहां आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या कोइंसाइड होंगे एक दूसरे पे, नहीं होंगी। ठीक है, ये इसके नॉर्थ में चले जाए तो नहीं होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, D के वेस्ट में 1 किलोमीटर हो जाए, तो यहाँ B रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हाफ किलोमीटर पे कौन है, ये सॉरी पीछे वाला करते हैं, यार B, ये B है, यहाँ C है, यहाँ A है, इनके बीच हाफ किलोमीटर है 1/2 और इनके बीच भी क्या है 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेकंड पॉसिबिलिटी में, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, C 1 किलोमीटर वेस्ट होगा किसमें, D में, तो यहां से हाफ बाई ए और ये आ गया D, C इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D। क्या कोइंसाइड होगी कोई भी रोड, नहीं होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच हाफ किलोमीटर और इनके बीच में भी हाफ किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज भी नहीं होगी, इसमें भी कोइंसाइड नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड बोल रहा है I इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K,
आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, ये वाली कंडीशन देखते हैं। आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के नॉर्थ में, के नॉर्थ में आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ एम लिखा हुआ है, ठीक है, यही बना लेते हैं। आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के नॉर्थ में हाफ किलोमीटर जाए तो आई कहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, आई यहाँ आ गया तो आई से 1 किलोमीटर नीचे कौन है, यह 1 किलोमीटर नीचे, ठीक है, हाफ ये और हाफ इन दोनों का, तो यहाँ कौन आ गया, यहाँ जे आ गया। तो जे और एल और जे क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। भाई आई के नॉर्थ में हाफ किलोमीटर चला गया, के नॉर्थ में हाफ किलोमीटर चला गया, आई चला गया तो इनके बीच में हाफ किलोमीटर का डिफरेंस, और के और एल के बीच में हाफ किलोमीटर का डिफरेंस, जबकि आई और जे के बीच में 1 किलोमीटर, तो आई और जे के बीच में 1 किलोमीटर मेंटेन करेंगे तो एक्जैक्टली कहां बनेगा, एल के ऊपर बनेगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट कंडीशन थी, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ले डाउन कर रहे हैं। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ k इज पैरेलल टू i, इफ k इज पैरेलल टू i, इफ k इज 1.2 किलोमीटर साउथ ऑफ j and 1 kilometer north of j, which of the following two roads would be 1.2 किलोमीटर अपार्ट। अब बोल रहा है सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, बोल रहा है क्या, इफ k इज पैरेलल टू i, इफ k इज पैरेलल टू i, k यहां रहा और i यहां रहा, ठीक है, k और i जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, k इज पैरेलल टू i, के और आई एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ के इज पैरेलल टू आई एंड इफ के इज हाफ किलोमीटर अपार्ट, हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ जे, के जो है वो जे के हाफ किलोमीटर साउथ में बने, ठीक है, हाफ किलोमीटर साउथ में बने, तो आई यहां बन रहा है, जे यहां बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना है, 1 किलोमीटर है, के और आई पैरेलल थे, और दूसरी कंडीशन क्या थी, के इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ जे, जे के साउथ में हाफ किलोमीटर है, तो जे यहां है, जे के साउथ में हाफ किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, ये क्या है, के बना है। नेक्स्ट, एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, के जो है जी के नॉर्थ में 1 किलोमीटर है, के जो है जी के नॉर्थ में 1 किलोमीटर है, ये है, तो जी के नॉर्थ में 1 किलोमीटर, तो जी अपने को यहां बनाना पड़ेगा, के इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी है, तो जी अपने को यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है, के जो है जे के साउथ किलोमीटर हाफ है, हाफ किलोमीटर जे के साउथ में है, और जी के क्या है 1 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो 1 किलोमीटर अपने को यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रोड्स वुड बी 1.2 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, 1.2 किलोमीटर अपार्ट कौन कौन सी रोड होंगी, बोल रहा है आई के, जे जी, ठीक है, आई जी, यहां देख लेते हैं, हाफ किलोमीटर में कौन होगा, ये दो रोड होंगी, जे एंड के हाफ किलोमीटर में अपार्ट होगी, के एंड जी हाफ किलोमीटर अपार्ट होंगी, नहीं के एंड जी 1 किलोमीटर होगा, तो जे एंड के सिर्फ एक रोड होगी ऐसी जो क्या है हाफ किलोमीटर एक दूसरे से, ठीक है, तो हाफ किलोमीटर है, जे एंड जी ये रही, ठीक है, यही थी ना, जे एंड जी, जे एंड के, सॉरी, जे एंड के, जे एंड के, ये रहा, ये एक दूसरे से हाफ किलोमीटर अपार्ट, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोल रहा है 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू 21 to 24। अगेन एक छोटा सा पजल है। 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू आर स्टैंडिंग इन 2 rows फेसिंग वन अनदर। ठीक है, 2 रो में खड़े हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पर्सन है स्टैंडिंग इन 2 rows। ठीक है, फेसिंग वन अनदर मतलब 3+3 के ग्रुप में हो गए, 6 लोग 2 रो में खड़े होंगे। तो P इज इन द मिडिल ऑफ द रो, P रो के मिडिल में है, U इज टू द लेफ्ट ऑफ S एंड फेसिंग R। बनाते हैं इसको। बोल रहे 3 लोग हैं एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करके खड़े हैं। ठीक है, अपने को नहीं पता किस रो में कौन है। बोल रहा है P इज इन द मिडिल ऑफ वन रो। ठीक है, P क्या है? मिडिल में है। P कहां बैठेगा? जिस किसी भी रो में बैठेगा, कहां बैठेगा? मिडिल में होगा। U इज टू द लेफ्ट ऑफ S, U S के लेफ्ट में, मतलब दोनों एक ही रो में बैठेंगे तभी तो उसके लेफ्ट में होगा। तो U इज टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में है कौन? U। U इज टू द लेफ्ट ऑफ S एंड फेसिंग R। U इज टू द लेफ्ट ऑफ S, U S के लेफ्ट में है और किसको फेस कर रहा है? R को फेस कर रहा है। कौन? U। किसको फेस कर रहा है? R को फेस कर रहा है। ठीक है, Q एंड T आर नॉट इन द सेम रो। Q और T अलग अलग रो में होंगे। ठीक है, या तो Q और T इसमें होंगे या फिर Q और T इसमें होंगे। ठीक है, अलग अलग रो में होंगे। ओनली वन पर्सन इज इन बिटवीन R एंड T। एक ही पर्सन होगा R और T के बीच में। R और T के बीच में एक ही पर्सन होगा, तो R और T के बीच में देखो यहां अपन रख सकते हैं एक पर्सन। ठीक है, तो कैसा बने R और T? तो US बैठा देते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, R और T, मान लीजिए R इस सिटिंग रो में बैठा है तो R और T के बीच में एक पर्सन हो गया। ठीक है, R और T के बीच में एक पर्सन हो गया। अब यहाँ R किसको फेस कर रहा है? U को फेस कर रहा है। देखो U को फेस कर रहा है और U किसके? S के लेफ्ट में है, तो S कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा या फिर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, U S इधर बैठेगा, या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है P इज इन द मिडिल ऑफ द रो, P रो के मिडिल में है, यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा। ठीक है, U इज टू द लेफ्ट ऑफ S एंड फेसिंग R, R को फेस कर रहा है, S के लेफ्ट में है। Q एंड T आर नॉट इन द सेम रो। Q और T किस में नहीं है? सेम रो में नहीं है। याद देखिए Q और T किस में नहीं है? सेम रो में नहीं है। Q एंड T आर नॉट इन द सेम रो। तो इस रो में कौन बैठा है? T बैठा है। T बैठा तो इस रो में कौन बैठेगा? Q बैठेगा। ठीक है, Q और T सेम रो में नहीं तो Q इस रो में बैठेगा। Q अगर इस रो में बैठेगा तो S भी इस रो में बैठा हुआ है, और S भी इस रो में बैठा हुआ तो P कहाँ बैठेगा? P यहाँ बैठेगा। ठीक है भाई, U बैठा है इसमें, S बैठा है इसमें, R बैठा है इसमें, T बैठा है। दो लोगों की बातचीत थी P और Q की, ये P और Q किस रो में बैठेंगे, तो यहाँ Q उसमें नहीं बैठेगा T के साथ, तो Q इस रो में बैठेगा, Q इस रो में बैठेगा, तो P कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में एक पर्सन, R और T के बीच में एक पर्सन। अब देखिए Q इसके लेफ्ट में बैठा है तो S कहाँ बैठ गया? यहाँ बैठ गया, और Q कहाँ बैठ गया? यहाँ बैठ गया। ठीक है, ये इसके लेफ्ट में बैठा है, P मिडिल में आ गया। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो? Q S एंड T कौन होगा? USQ है, USQ है, USQ, RPT ये रहा। ठीक है, ये क्या है? सेम रो में RP एंड T। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में कौन है? देखिए S के लेफ्ट में कौन है? U है। S के लेफ्ट में कौन बैठा है? U बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेसेस P, P को कौन फेस कर रहा है? S फेस कर रहा है P को, S फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर फेसिंग ईच अदर? कौन कौन से पेयर है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं? तो देखिए अपन देखें RS TU PU TQ, देखते हैं यहाँ पे। RU PS TQ, RU PS और TQ, RU PS और TQ, ये पेयर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सा RU है क्या? नहीं है। PS है क्या?
नहीं है। टी क्यू है क्या? टी क्यू है, ये रहा। तीनों में से कोई एक पेड़ दिया और टी क्यू क्या कर रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अजीत इज 3 टाइम्स ओल्डर देन बबीता, चेतु इज हाफ ऑफ द एज ऑफ दास, बबीता ओल्डर देन चेतु, which of the following is additional information is needed to estimate the age of Ajit? Chetu is 10-year-old. Both Babita and Das are older than Chetu by the same number of years. ऑप्शन ओनली ए बी। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि ये चेतु है, ये स्टेट्स दिए हुए हैं। बोल रहा है कि एज ऑफ अजीत निकालने के लिए इसमें से कौन सा डेटा सफिशिएंट है, क्या फर्स्ट से निकाल सकते हैं, क्या सेकंड से निकाल सकते हैं, क्या दोनों से ही निकलेगा या फिर दोनों से ही नहीं निकलेगा। इट डजेंट मैटर कि आपको आंसर आपको पता है कि किससे निकलेगा, डायरेक्टली आंसर निकालने की रिक्वायरमेंट है। तो एक यहाँ बात करें इसकी, बोल रहा है कि अजीत 3 टाइम ओल्डर देन बबीता, बबीता से कितना है, अजीत है वो 3 टाइम ओल्डर देन बबीता। ठीक है, अजीत है वो बबीता का 3 गुना है। चेतु इज हाफ द एज ऑफ दास, चेतु इज हाफ द एज ऑफ दास, दास की एज का क्या है, चेतु हाफ है। तो मान लीजिए दास की एज है 10 ईयर्स, चेतु कितनी है 5, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली d इक्वल टू 2c। ठीक है, चेतु इज द हाफ 1/t 2d इक्वल्स टू c या फिर d इक्वल्स टू 2c। ठीक है, विच बबीता इज ओल्डर देन चेतु, बबीता इज ओल्डर देन चेतु। 3 स्टेटमेंट आ गए अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टिमेट द एज ऑफ अजित। अब देखिए तीनों को अगर अपन मिलाएं, सिर्फ इससे स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, चेतु इज 10 ईयर ओल्ड, चेतु की एज दे दी कितनी 10 ईयर ओल्ड दे दी। चेतु से अपन किसकी एज निकाली, अजित की एज निकाली। चेतु से यहाँ पे बबीता चेतु के बारे में पता है, बबीता और दास के बारे में पता है। ठीक है, तो इसको दोनों को अपने को क्या फिक्स मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या आएगा, चेतु की एज आएगी सारी। सिर्फ और सिर्फ चेतु की एज दे दी जाए 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो अपन नहीं निकाल सकते, कॉन्ट्राडिक्शन है। बोल रहा बोथ बबीता एंड दास आर ओल्डर देन चेतु। अब देखिए बबीता और दास दोनों क्या है, ओल्डर हैं। किससे? चेतु से। बबीता एंड दास, बबीता एंड दास आर ओल्डर देन चेतु। तो यहां से क्या है, अपन इसकी एज निकाल सकते हैं। तो दोनों स्टेट्स को मिला दें तो किसकी एज आ जाएगी, अजित की एज आ जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट को निकाल मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, इनकी एज निकाल सकते हैं। जब भी आपको आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज द इन दोनों से आ रहा है, दैट्स ऑल, गो फॉर इट। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या हुआ, ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो ही पॉसिबल है कि किसकी एज आए, अजित की एज आए। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 to 27 बोल रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, 6 फ्रेंड है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग, 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लग रहा है। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, आर सिटिंग राउंड ए हेक्सागोनल टेबल। ठीक है, एक हेक्सागोनल टेबल के अराउंड बैठे हुए। एफ हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट ए is to be immediate neighbor, immediate right of B. D is between A and B and is exactly opposite to C. बनाते हैं, हेक्सागोनल टेबल दिया हुआ है तो हेक्सागोनल टेबल बना लेते हैं। ये हेक्सागोनल टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं 6 नंबर ऑफ पर्सन। बोल रहा है F who is sitting exactly opposite to A। मान लीजिए F यहां बैठा है तो A के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, F who is exactly opposite to A is to be immediate right of F जो है is to be immediate right of B। F जो है ये स्टेटमेंट आगे वाला किसके लिए है, ये अगेन F के लिए। F is to be immediate right of B, B के immediate right में होगा। ठीक है, immediate right B यहां बैठे तो इसके लेफ्ट में होगा, लेकिन B यहां बैठे तो इसके इमीडिएट राइट में होगा, इसकी तरफ फेस कर रहा है तो यहाँ इमीडिएट राइट में होगा। ठीक है, टेबल के चारों तरफ बैठे हुए। ठीक है, किसी से कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है अपने को कि सेंटर फेसिंग है या फिर आउटसाइड फेसिंग है, तो कोई भी एक डायरेक्शन मान के अपन बना लेते हैं। अपन ने सेंटर फेसिंग मान के इनको बना लिया है। ठीक है, तो बी यहाँ बैठेगा, सेंटर को फेस करेगा, तो इसके जस्ट राइट में कौन आ गया, एस आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। डी इज बिटवीन ए एंड बी,
डी ए और बी के बीच में बैठा है, ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, इसके बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। तो डी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। डी इज बिटवीन ए एंड बी एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सी। डी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सी है, तो ऑपोजिट देखो, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। तो किसके ऑपोजिट बैठा है? ऑपोजिट टू सी। बचा हुआ पोर्शन कौन सा है? ए बी सी डी ई, ई यहां आ जाएगा। क्लियर? बोल रहा है हु आर सिटिंग नेक्स्ट टू ए, ए के पास कौन बैठा है? अब नेक्स्ट टू ए, इधर जाएंगे तो नेक्स्ट टू ए डी है, इधर आएंगे तो नेक्स्ट टू ए कौन है? ई है। तो क्या बैठा? डी ए ई, डी ए ई, ये बैठा है इधर। कहां बैठा है? कौन कौन बैठा है? डी एंड ई, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बी ऑपोजिट टू, देखिए ये इसके ऑपोजिट है तो ये इसके ऑपोजिट होगा, बी और ई। बी के ऑपोजिट कौन बैठा है? ई, तो बी के ऑपोजिट होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। A watch which gains 10 seconds in 5 minutes was set correct 9 a.m. when the watch indicated 20 minutes past 7 p.m. in the same evening. The correct time is, ठीक है। क्लॉक का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट क्लॉक का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट क्लॉक करते हैं इसको। बोल रहा है वॉच गेन्स 10 सेकेंड इन 5 मिनट्स, 10 सेकेंड्स इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना गेन कर रहा है क्लॉक? 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो 5 मिनट में 10 सेकेंड गेन कर रहा है, 5 मिनट में 10 सेकेंड्स, ठीक है। क्लॉक वाज सेट करेक्ट एट 9 AM, कितने बजे? 9 AM पे इसको बिल्कुल सही सेट किया गया है। और पूछ रहा है when the watch indicated 20 minutes past 7, ठीक है, 7 PM of the same evening, सेम इवनिंग में 7 PM की बात कर रहा है, 7:20 की बात कर रहा है, 7:20 की, 20 मिनट पास 7, 7:20 की बात कर रहा है, सेम इवनिंग में, ठीक है। द करेक्ट टाइम इज, वॉच क्या इंडिकेट कर रही है? 7:20 इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। तो ये देखिए कितना डिस्टेंस रहा, ये कितना टाइम ट्रेवल किया इसने। 7 AM से लेकर 9 AM से लेकर 9 PM तक जाता तो कितना होता? 12 आवर्स होता। कितना होता? 12 आवर्स। अगर ये 9 PM से 7 PM आया तो कितना हो गया? 10 आवर्स हो गया। कितना? 10 आवर्स। लेकिन 7:20 है, 7 तक आता 10 आवर्स, 10 आवर्स 20 मिनट्स, 10 आवर्स कितना चला है? टेन आवर्स 20 मिनट, ठीक है। 10 आवर 20 मिनट चला ना, 9 to 7 10 आवर्स और 7 20 मिनट्स, ठीक है। अब 5 मिनट में कितना गेन करता है? 20 सेकेंड। तो 10 मिनट्स में अपन 1 आवर्स में कितना, 10 मिनट्स निकाल, 10 मिनट्स में कितना? 10 मिनट्स में कितना? 20 सेकेंड, 5 10 10 20, 20 मिनट में कितना करेगा? 40 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया 20 मिनट्स में 40 सेकेंड गेन कर रहा है, प्लस 5 मिनट में अगर 10 सेकेंड गेन कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 गिव्स यू 60 मिनट, ठीक है। कितना करेगा? मल्टीप्लाइड बाई 12 120 सेकेंड्स, ठीक है। 5 मिनट में 10 सेकेंड है तो 60 मिनट्स में कितना करेगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 60, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 120, यानी 2 मिनट्स, जिसको अपन कहें 2 मिनट्स। 1 आवर में 2 मिनट कर रहा है तो 10 आवर्स में कितना करेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20 मिनट। 10 आवर्स में कितना करेगा? 2 मिनट्स पर आवर कर रहा है, 10 आवर्स में 20 मिनट।
20 मिनट, 20 मिनट तो यहाँ गेन कर रहा है और 40 सेकंड यहाँ गेन कर रहा है 20 मिनट्स के लिए 40 सेकंड, तो कितना टोटल कितना गेन करेगा ये 20 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। ये आपको ज्यादा दिखा रहा था, ये क्या कर रहा था, ज्यादा दिखा रहा था 7:20 पे, तो 7 बजने के बाद में अपन क्या करें 7:20 PM माइनस 20 मिनट एंड 40 सेकेंड, ठीक है 20 मिनट एंड 40 सेकेंड्स कितना हो गया, नियर अबाउट 7 PM हो गया है, कितना हो गया नियर अबाउट 7 PM, 6:59.20 सेकेंड्स। देखिए नियर अबाउट 7 PM ये रहा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 7 PM। क्लियर, वेरी सिंपल, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना आपको, दैट्स ऑल नथिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 1 2 3 6 11 20 37 68 और नेक्स्ट पूछा आपसे कि क्या होगा, ठीक है 1 2 3 6, इन तीनों को देखिए, इन तीनों को ऐड करने पे 6 आ रहा है क्या, 1 2 3 6, तीनों को ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 6, लास्ट 3 ऐड कीजिए यहां से 11 आ रहा है क्या, 6 + 3 + 2 9 और 2 11, 11 आ रहा है, ठीक है आगे नेक्स्ट 2 ऐड, नेक्स्ट लास्ट 3 ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड करने पे 20 आ रहा है क्या, 11 6 17 3 20, इसी तरह से इन तीनों को ऐड करने पे 37 आ रहा है क्या, 20 11 31 6 37, इसी तरीके से नेक्स्ट 3 को ऐड कीजिए, इसको ऐड कर लिया अपन ने, नेक्स्ट लास्ट 3 को ऐड कीजिए 68 आ रहा है क्या, 20 30 57 और 11 68, ठीक है अब इन तीनों को ऐड कीजिए लास्ट 3 को, तो अपना आंसर आ जाएगा, लास्ट 3 को ऐड करते कितना हो गया 68 68 और 7 75 और 3 105 और 2 125 125, कहाँ है मेरा अपना आंसर 125। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 to 34 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली एंड साइकोलॉजिस्ट, अगेन क्या है एक छोटा सा पजल है, करते हैं इसको। बोल रहे हैं 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली ABCDE एंड F आर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है F आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, एडवोकेट, ज्वेलर, डॉक्टर एंड इंजीनियर, ठीक है 6 लोग दिए हुए हैं, उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोल रहा है डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, डॉक्टर है डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ का फादर और ये ग्रैंडफादर कौन हो गया डॉक्टर, ठीक है मेल है फीमेल अभी पता नहीं अपने को। हु इज ए साइकोलॉजिस्ट, एफ हु इज ए साइकोलॉजिस्ट, तो एफ क्या है खुद साइकोलॉजिस्ट है, एफ खुद क्या है साइकोलॉजिस्ट है, ये लीजिए यहां तक हो गया। मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, मैनेजर डी, ठीक है मैरिड टू ए, मैनेजर डी है, ये ए से मैरिड है, डी क्या है मैनेजर है, ठीक है। सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट, सी एक ज्वेलर है मैरिड टू एडवोकेट,
वो किससे मैरिड है? एक एडवोकेट से मैरिड है। ठीक है। बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई। बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई। ठीक है, एफ और ई की मदर है कौन? बी। यहां लिख लेते हैं, बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई। बी क्या है? एफ और ई की मदर है। ठीक है। देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। फैमिली में कितने मैरिड कपल हैं? टू मैरिड कपल हैं। ठीक है, टू मैरिड कपल हैं, तो लेते हैं टू मैरिड कपल। देखिए, ये एक मैरिड कपल है, ये एक मैरिड कपल है, तो इन दोनों को यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां एडजस्ट करने के लिए देखिए, बी इज मैरिड, बी मदर है एफ और ई की, तो एफ की मदर, यानी ये अपने यहां एडजस्ट करें इसको बी को, तो बी यहां आएगा। ठीक है, एफ और ई की मदर हो गई, एफ और ई की मदर हो गई। ठीक है, बी इज मदर ऑफ एफ एंड ई। दूसरा, जब दो मैरिड कपल है तो ये डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर मैरिड टू मैनेजर, तो ये डी और ए कहां? डी और ए यहां आ जाए। डॉक्टर मैरिड टू मैनेजर, डॉक्टर मैरिड टू मैनेजर, डॉक्टर ने मैनेजर से मैरिड की है। ठीक है, एफ और ई यहां आ गए, बी यहां आ गया। सी मैरिड टू ए ज्वेलर। ठीक है, तो ये सी हो गया, सी क्या ज्वेलर है। सी ज्वेलर हो गया। बी क्या हो गया? एडवोकेट हो गया। बी एडवोकेट हो गया, ये डॉक्टर है और ये मैनेजर है। डी क्या है? मैनेजर है, तो ये डी मैनेजर है, तो डी किससे मैरिड है? ए, तो ए क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। ठीक है, एफ साइकोलॉजिस्ट। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ प्रोफेशन है, एक बचा। कौन बचा? मैनेजर आ गया, एडवोकेट आ गया, एडवोकेट आ गया, ज्वेलर आ गया, डॉक्टर आ गया, इंजीनियर। ये क्या बचा? ये क्या हो गया? इंजीनियर। ये क्या होगा? इंजीनियर। बी फीमेल, मेल, डी और ए के मेल और फीमेल के बारे में अपने को कुछ पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं एबीसीडी 6 मेंबर। डॉक्टर एंड इंजीनियर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ, देखिए ये ग्रैंडफादर लिखा हुआ, सॉरी, डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो डॉक्टर क्या है? ग्रैंडफादर है, तो ये क्या होगा? मेल कैंडिडेट होगा, और ये क्या होगा? फीमेल कैंडिडेट होगा। सॉरी, डॉक्टर ग्रैंडफादर लिखा हो तो मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु इज ए साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, सी हु इज ए ज्वेलर is married to advocate B, mother of F and E. There are two married couple in the family. ठीक है, चलते हैं आगे। What is the profession of A? A का प्रोफेशन क्या है? What is the profession of A's profession is doctor. A's profession is doctor. हाँ, none of these आएगा। What is the profession of A? क्या आएगा? डॉक्टर। इसमें से नहीं है, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं आगे। बोला व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई इज ए इंजीनियर। ठीक है, तो ई का प्रोफेशन क्या है? इंजीनियर। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू ई। हाउ ए इज रिलेटेड टू, ए से रिलेशन आ रहा है, ए इज रिलेटेड टू ई। ठीक है, ए से रिलेशन आ रहा है, ए से रिलेशन निकालते हैं। हाउ ए इज रिलेटेड टू ई? ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई, ए इज सन, सन या डॉटर जो भी है, चाइल्ड होगा इसका। ठीक है, तो ए क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया ए के लिए, तो ए इज द ग्रैंडफादर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। देखिए यहाँ अपन ने पजल किया तो अपने को याद है, यहाँ पे देखिए हाउ मेनी मेल मेंबर पूछा है। ई और एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, ई और एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो अपन मेल फीमेल यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों मेल हो, तो ये कितना हो जाए? 4 मेल हो जाए। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक मेल हो,
तो ये 3 मेल हो जाए। हो सकता है दोनों ही मेल नहीं हो तो ये क्या हो जाएंगे, सिर्फ 2 मेल होंगे, तो अपन इनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने मेल और फीमेल हैं। तो अपन कहेंगे हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है, कांट डिटरमाइन। मेल पूछे या फिर फीमेल पूछे, जब तक 2 लोगों का जेंडर डिफाइन नहीं होता तब तक आंसर नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, हु इज द 2 कपल्स इन द फैमिली, हु आर द 2 कपल्स इन द फैमिली। 2 कपल्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, देखिए 2 कपल्स कौन कौन से यहाँ पे, डी ए और सी और बी, ए डी, ए ओ डी, सी और बी, ए डी सी बी, ए डी और दूसरा क्या है, सी और बी, ये 2 कपल हैं। हु आर द 2 कपल्स, ए डी, ए डी, सी बी, सी बी, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ये क्या है, 2 कपल्स हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है देयर आर 5 डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट अननोन वेट्स बट ईच लेस देन 100 केजीज। बोल रहा है 5 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनका वेट अननोन है बट ईच लेस देन 100 केजी, बट हर जो है बॉक्स है वो क्या है, 100 केजी से कम है। These boxes were weighed in pairs and the weights obtained are, इन बॉक्सेस का एक दो बॉक्सेस का एक पेयर बनाया, पेयर बना के जब इनके वेट लिए तो इनके वेट आए 110, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 20 and 21 kgs. What is the weight in kg of the heaviest box? हेवीएस्ट बॉक्स के बारे में पूछा कि हेवीएस्ट बॉक्स का वेट है वो कितना होगा। देखिए चेक करते हैं, बोल रहा है कि 100 केजी के बैग्स हैं, बिलो 100 केजी पर का वेट है, ठीक है, और आपको यहाँ बॉक्सेस दिए हुए हैं 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस। लेट अस अज्यूम कि 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, वो है ए, बी, सी, डी और ई। देयर आर 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। And again we assume that A is greater than B, is greater than C, is greater than D, is greater than E, ठीक है। ये अपन वेट पता कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए या फिर A is less than B, less than C, less than D, less than E। एक ऑर्डर डिफाइन कर लिया अपन ने। अपने पास में क्या, अपन ने अज्यूम किया कि जो 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, देयर आर 5 डिफरेंट बॉक्सेस, तो 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, वो 5 नंबर बॉक्सेस 1 2 ए बी सी डी एंड ई है, और अपन ने अज्यूम किया कि ए का वेट सबसे कम है क्योंकि अपने को क्या हैवीएस्ट बॉक्स निकालना है, तो इनको आपको एक अज्यूम्ड प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अपन ने इसको दे दिया ए सबसे कम वेट है, उसके बाद बी का वेट है, उसके बाद सी का वेट है, उसके बाद डी का वेट है, उसके बाद में ई का वेट है, 5 वेट इस तरह से दे दिया अपन ने, ठीक है। अब इनके पेयर्स में वेट दिए हुए हैं, तो पेयर्स में वेट दिए हो तो पेयर्स में वेट कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए ए का बी के साथ पेयर बने, ए का बी के साथ पेयर बने, ए का सी के साथ पेयर बने, ए प्लस सी, ए का डी के साथ पेयर बने, ए प्लस डी, ए का बी के साथ पेयर बना, ए का सी के साथ पेयर बना, ए का डी के साथ पेयर बना, ए का ई के साथ पेयर बने, तो ए प्लस ई, ठीक है। इसी तरीके से बी का सी के साथ पेयर बने, बी का ए के साथ पेयर बन गया, बी का सी के साथ पेयर बने, बी का डी के साथ पेयर बने और बी का ई के साथ पेयर बने। इसी तरीके से सी का डी के साथ पेयर बने, सी का ए और बी के साथ बन गया, सी का बी के साथ, सी का ए के साथ, तो सी और डी, सी का डी के साथ पेयर बने और सी का ई के साथ पेयर बने और डी का ई के साथ पेयर बने, डी का ई के साथ पेयर बने, ठीक है। तो अपन कहते हैं 4 + 3 + 10, 10 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गए वो 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये पॉसिबल है कि इनके आपस में ऐसे पेयर बने, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लीजिए इन सबको आपस में कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 टाइम्स ए आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स बी आ रहा है, ठीक है। बी को यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, बी, ये 4 टाइम्स कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ए 4 टाइम आ रहा है, बी 4 टाइम आ रहा है। सी को मैं लिख देता हूं, सी 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। इसी तरीके से डी को मैं लिख देता हूं, डी 1 2 3 4 टाइम आ रहा है।
इसी तरीके से ई को मैं लिख देता हूं ई 1 2 3 और 4 टाइम आ रहा है। ईच वन क्या है, 4 टाइम आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 4a 4a प्लस 4b 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4d इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, इन सब का वेट ऐड कर दें, ठीक है, 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4d, इन सब का वेट अपन इक्वल कर दें, कितना हो गया 110 112 है, तो अपने यहाँ देखे 110 बच गया या 12 बच गया या 13 बच गया या 14 बच गया 15 बच गया 16 बच गया 17 बच गया, यहाँ 18 बच गया, यहाँ 20 बचा और यहाँ 21 बचा। 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1000 प्लस 10 22 और 3 प्लस सीधा लिख दो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है, प्लस 20 और 21, इनको आपस में ऐड करते हैं, ये ऐड कर लेते हैं 10 और 12 22 और 13 35, ठीक है, 35 और 14 कितना हो गया 35 और 14 49 49 और 15 64 64 70 80 80 और 20 100 101 101 और 100 1100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 56, ठीक है, तो ये वेट हो गया आपका प्लस 20 प्लस 21, ठीक है, तो ये हो गया 1156, ठीक है। चलते हैं, अगर अपन इसको लिखें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1157 और 4 कॉमन निकाल लिया अपन ने बाहर, तो 4 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 11 d इक्वल्स टू 1156 अपॉन 4 गिव्स यू, कितना देगा आपको 11 4 4 2 कितना बचा 8 3 5 8 3 और 6 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल 36 289, ठीक है, 289 बचा अपने पास में, तो अपन कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू, ठीक है, ईच वन की वैल्यू कितनी होगी 289 हो गया है, ठीक है। अब देखिए कोई भी पेयर लीजिए आप, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पेयर लीजिए, ठीक है, जैसे कि अपन ने पेयर लिया सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी और d प्लस ई, इन दोनों का वैल्यू ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये क्या रहा आपके पास में ये प्लस ये, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 289। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट लिया आपने, सबसे स्मॉलेस्ट लिया कितना आ गया 110 110, डी प्लस ई को सबसे लार्जेस्ट माना आपने कितना 121 1, ठीक है, तो 289 में से 101 और 129 110 और 121 माइनस कर दे तो किसका वैल्यू आ जाएगा c का वैल्यू आ जाएगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ c इक्वल्स टू 289 माइनस 121 माइनस 110 इक्वल्स टू कितना है c इक्वल्स टू, ठीक है, 110 100 और 100 200 200 माइनस कर दो कितना 89 89 में से कितना माइनस करना है आपको 31,
और 89 में से 31 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 58। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। सी का वैल्यू कितना रहा, सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 58। ठीक है, और सी इक्वल्स टू 58 आ गया है। तो अगेन देखिए सबसे बड़े दो पेयर कौन है, डी और ई। ठीक है, यहां कौन है, सीओडी। सीओडी देखिए, सीओडी लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ सीओडी, सी प्लस डी। ठीक है, ये अपने पास में था। सी प्लस डी, सी प्लस डी कितना है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सी प्लस ई ले लेते हैं, सबसे लार्जेस्ट लेना है अपने को, सबसे लार्जेस्ट हैवीएस्ट बॉक्स है। तो हैवीएस्ट बॉक्स में अपने सी की वैल्यू अपने पास में आ गई। देखिए सी की वैल्यू कितनी है 58, और यहाँ सी और ई वैल्यू दी हुई है। तो सी की वैल्यू इसमें सी प्लस ई माइनस कर देंगे, इन दोनों वैल्यू के टोटल में से सी माइनस कर देंगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा। ई क्या सबसे हैवीएस्ट है, तो अपन क्या लेंगे सी प्लस ई ले लेते हैं यहाँ पे, सी प्लस ई। और सी प्लस ई का वैल्यू कितना है 120, अकॉर्डिंगली अपन ने ले रखा है। ठीक है, तो सी प्लस ई कितना 120, तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया 120 माइनस 58, और ई गिव्स यू कितना आ गया 62। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ई का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू कितना आ गया 62। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना था, 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए थे, 5 बॉक्सेस अज्यूम करो, अज्यूम करके उनको उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट कर दिया। पर ए इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, इनके जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इनका टोटल वेट निकाला, टोटल वेट ये है, इनका टोटल वेट रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपने ए और बी के जो वेट है वो रखे और अपने सी का वेट निकाला। सी और ई के कॉम्बिनेशन से अपने को पता चल रहा है कि ई सबसे बड़ा है, सबसे हैवीएस्ट पूछा है, तो सबसे हैवीएस्ट अपने को ई का वेट निकाला था। ई का वेट निकालने के सी और ई का पेयर अपन ने यहाँ पे लिया, सी और ई के पेयर का टोटल वेट कितना था 120, तो अपन ने उसमें से क्या माइनस कर दिया, सी माइनस कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया, वेट आ गया, किसका आ गया, ई का वेट आ गया, जो कि कितना है 62 kg है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5 if 20 students are increased in each class, 20 students are increased in each class, each class में 20 स्टूडेंट इंक्रीज की है, the ratio changes to 4:5:7, 4:5:7, the total number of students before the increase were, इस इंक्रीज को करने से पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लास में। तो देखिए अपन बात करते हैं 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस का रेशियो कितना है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। यहां देखिए ये टोटल रेशियो कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 5 + 3 8 + 2 10। मान लीजिए एक क्लास में 2 3 और 5 स्टूडेंट हैं एबीसी क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर इंक्रीज द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7, 4 5 और 7। ठीक है, चेंज करने के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने के बाद में कितना हो गया 4 5 7, कितना हुआ टोटल 4 7 + 5 12 + 4 7 + 5 19 4 5 7 सॉरी 16। ठीक है, कितना हो गए 16, 5 और 9 और 7 16 हो गया। पहले इतने थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बाद में कितने हुए इतने हुए, इंक्रीज कितने हुए। देखिए यहां अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट जो है स्टूडेंट्स में वो कितना है 10 to 16 हुए, यानी 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन काउंट करें, पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, यानी 20/3, 20 × 3, टोटल कितना हुआ, टोटल स्टूडेंट इंक्रीज्ड
20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 60। रेशियो में देखिए कितना बड़ा, रेशियो में 10:16 आया तो 6 बढ़ा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे यहाँ नंबर्स में, स्टूडेंट्स के नंबर्स में कितना बड़ा, 60 बड़ा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि रेशियो में 6 बड़ा है, स्टूडेंट के नंबर में 16 बड़ा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, 60/6 गिव्स यू 10। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, 10 हुई। अब आप कोई भी कैलकुलेशन इसमें से जो निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इसमें से निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। इसने क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीज वर्क। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए एक रेशियो की वैल्यू 10 निकली अपने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ, 20। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ, 20। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ, 30। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ, 50। 30 और 50 और 20 कितना हो गया, 30 50 50 50 50 50 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 100। ये आपका आंसर हो गया 100। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा, क्लास फर्स्ट में पूछे तो कितना हो गया 20, क्लास सेकंड में पूछे कितना हो गया 30, क्लास थर्ड में पूछे कितना हो गया 50। इंक्रीजमेंट के बाद में पूछे आपसे, इंक्रीज करने के बाद में, तो वो भी आप बता सकते हो 4 5 और 7। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 40, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 50, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 70। ठीक है, ये बता सकते हो। बाद में बड़े हुए स्टूडेंट कितने, 40 50 90 और 70 160। 60 बड़े तो देखो 100 160 हो गए। टोटल पूछे, यहाँ से पूछे टोटल कितना हो गया 100, यहाँ से टोटल पूछे कितना हो गया 160। आपसे पूछे कि इंक्रीमेंट के बाद में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस क्लास में, उसमें कितने स्टूडेंट होंगे 70। बढ़ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने से पहले जिस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे उसमें कितने थे 50। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते। करना क्या आपको, तीनों के रेशियो को ऐड कर दिया। पहले वाली सिचुएशन में स्टूडेंट बढ़ने के बाद तीनों के रेशियो को ऐड कर दिया। अब देखिए पहले रेशियो 10 था, फिर उसके बाद में कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। और यहाँ स्टूडेंट कितने बड़े थे, 20 20 20 हर क्लास में, तो कितने बड़े थे 60 बड़े थे। 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना, एक रेशियो को वैल्यू कितना आ गया 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर इक्वेशन को, आपके पास में टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला इन सर्टेन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन वाज 24। एक स्कूल है, सर्टेन स्कूल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन वाज 24। हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर एडमिटिंग सम स्टूडेंट्स 3 न्यू सेक्शन हैव बीन स्टार्टेड। ठीक है, नया एडमिशन लेने के बाद में 3 न्यू सेक्शन हैव बीन स्टार्टेड, 3 नए सेक्शन और स्टार्ट किए पहले वाले के अलावा। एंड नाउ देयर आर 16 सेक्शंस। अब कितने हो गए, 16 सेक्शन हो गए विद 21 स्टूडेंट इन ईच। हर सेक्शन में कितना, 21 स्टूडेंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट का नंबर कितना। अब यहां देखिए कितना है, 16 सेक्शन है। आफ्टर बिफोर, बाद की सिचुएशन में क्या, 16 सेक्शन, 16 सेक्शन, सेक्शन यहां ले लेते हैं सेक्शन। अभी कितना है 16। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं 21 स्टूडेंट्स। 16 सेक्शन है और 21 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया वो अपन यहां निकाल सकते हैं। देखिए हर सेक्शन में पहले कितने थे, ईच सेक्शन में पहले स्टूडेंट कितने थे 24, तो 24 स्टूडेंट थे मल्टीप्लाइड बाय सेक्शन कितने थे। देखिए नए सेक्शन, 3 सेक्शन ऐड करने के बाद में इसने क्या 3 सेक्शन ऐड किए, तो नए सेक्शन कितने हुए 16 हुए, तो -3 कितने हो गए 13 हो गए। नए 3 सेक्शन ऐड करें इन्होंने, 3 सेक्शन ऐड करे तो 16 हो गया, तो प्रीवियसली कितने थे 13 थे। ठीक है, अब निकालो आपको जो निकालना है वो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, ये देखिए कितना निकालें, हाँ 312 हो गया। 13 मल्टीप्लाइड बाई 4
52, 5 रिमेनिंग, 13 26 और 5 31। यहाँ कितना हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, 16 6, 16 2 19 33, ठीक है 360 336 स्टूडेंट्स। टोटल डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच का, निकालो 24 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स न्यूली एडमिटेड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करना हो, नथिंग एल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 to power 10 एंड 2 to power 20, ठीक है। बोल रहा है इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसका अरिथमेटिक मीन निकाल दे, देखिए 2 to power 10 और कितना है प्लस 220, ठीक है। मीन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 2, ठीक है। कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा अपने पास में 2 9 और 2 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड कर दे तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब याद रखिए अगर इनसे एक एक 2 बाहर ले लें अपन, एक एक 2 बाहर ले लें, इससे एक 2 बाहर ले लिया, इससे बाहर ले लिया तो कितना हो गया 2 का पावर 9 2 का पावर 19। ये क्या 2 बाहर आ गया, इसको कैंसिल कर दो आपस में, कितना बचा 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 19। वेरी सिंपल, कहाँ रखा हुआ, ये रखा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ डॉटर एंड मदर इज 63 इयर्स। बोल रहा है कि डॉटर एंड मदर की जो एज है उनका जो सम है टोटल है वो कितना है 63 इयर्स है। 4 ईयर बैक यानी 4 साल पहले की बात कर रहा है। करंट में 63 इयर्स डॉटर एंड मदर। 4 इयर्स बैक मदर्स एज वाज 4 टाइम दैट ऑफ डॉटर्स, ठीक है। 4 साल पहले जाए तो करंट में देखिए, करंट में क्या है, अभी करंट ईयर की बात करें अपन, करंट में मदर डॉटर तो इनका टोटल सम कितना है 63, ठीक है। अब करंट से अपन क्या करें, ये बोल रहा है कि 4 इयर्स बैक, 4 साल पीछे जाएं। 4 साल पीछे जाए तो मदर की एज में से -4 होगा और इसकी एज में से -4 होगा, तो टोटल एज में कितना हो गया, माइनस कितना हो गया 8। तो आपके पास में जो टोटल सम आएगा, ठीक है, वो 63 माइनस 8, 63 माइनस 8। 4 साल पीछे जाएंगे तो 4 साल पीछे जाने का मतलब है मदर की एज में भी 4 साल पीछे गए और डॉटर की एज में भी 4 साल पीछे गए, तो दोनों की टोटल एज निकालेंगे तो उसमें से -8 होगा, 4 मदर का 4 डॉटर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 4 होगा, दोनों का 4-4 साल छोटा होगा। तो 63 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 55। अब देखिए करंट टाइम में उनकी एज है, उसका सम कितना है 4 इयर्स बैक में, करंट ईयर में 63 है, 4 इयर्स बैक उनकी एज का सम कितना है 55। क्या बोल रहा है, मदर्स एज वाज 4 टाइम दैट ऑफ डॉटर, ठीक है। तो मदर्स एज जो है वो 4 टाइम है किसकी, डॉटर की। तो एक डॉटर प्लस 4 मदर कितना हो गया 5। तो अपन कह सकते हैं 55 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 11। डॉटर की एज, मदर की एज की बात करें, मदर तो 1 55 बाई 5, ठीक है।
कितना आ गया, ये अपने पास में 5 11 आ गया। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो कितना आ गया 11। ये किसका एज आ गया, डॉटर का एज आ गया। और मदर की एज की बात करें तो मदर का एज कितना था 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 11 44। ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं इसका एज कितना हो गया 44 और इसका एज कितना है 11। कोई फॉर्मूला आपको इंसर्ट नहीं करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। देखिए वापस समझते हैं, मदर और डॉटर की एज का टोटल कितना है करंट टाइम में 63 है। 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल में 63 माइनस 4 साल डॉटर का और 4 साल मदर का माइनस किया तो कितना है 55। यानी 4 साल पहले दोनों की एज का सम कितना था 55 था। दोनों की एज का सम कितना था 50 था। 4 ईयर बैक, 4 ईयर पीछे जाए अपन तो कितना था 55 था। अब 55 जो है उस टाइम ड्यूरेशन में जब 55 तो बोल रहा है कि 4 ईयर्स बैक मदर्स एज वाज 4 टाइम दैट ऑफ डॉटर। मदर की एज है डॉटर की एज की कितनी थी 4 गुना थी। ठीक है, तो 55 को अगर 4 गुना मदर की एक डॉटर की 5 से डिवाइड कर दे तो आपके पास में क्या आ गया 11 एक वैल्यू आ गई। 11 को 1 टाइम रखें 11, इसको लेके 44, टोटल कितना आ रहा है 55। ठीक है, मदर की एज आ गई 55, टोटल एज का सम आ गया 55। 4 साल पहले मदर की एज कितनी थी। ठीक है, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, ये 44 इधर लिखना है। 4 साल पहले मदर की एज कितनी थी 44 और डॉटर की एज कितनी है 11। ठीक है, अब आप कोई भी एज पूछ सकते हैं। करंट टाइम में इनकी एज कितनी है, देखिए 4 साल बाद में करंट एज 44 प्लस 4, 44 प्लस 4, 4 साल पहले की बात थी ना। 44 प्लस 4 कितना हो गया 48। और डॉटर की देखें तो 11 प्लस 4 इक्वल्स टू 15। करंट एज कितनी है इसकी, मदर की करंट एज 48 है और डॉटर की करंट एज कितनी है 15 है। ठीक है, दोनों का टोटल 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। तो इस तरीके से इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 48 ईयर्स। तो शॉर्ट मेथड से आपको ये निकाल सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलते हैं आगे। फादर एज, the father is aged 3 times more than the age of his son Ronit और फादर बोल रहा है द फादर इज एज 3 टाइम मोर देन एज ऑफ हिज सन रोनित। रोनित का एज है ये आर है तो ये इक्वल है किसके 3R के। ठीक है, फादर का एज इक्वल है 3R के। ठीक है, बोल रहा आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, यहां से 8 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर 8 साल में ऐड कर दिया अपन ने। ही वुड बी 2.5 टाइम ऑफ रोनित एज। आर की एज का कितना हो गया 2.5R हो गया। अब देखिए कंटिन्यूअसली जब भी अपन आगे जाएंगे ये रेशियो कम होता जाता है। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, अगेन 8 साल बाद में बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी रोनित एज। ठीक है, अगेन 8 ईयर्स बोल रहा प्लस अगेन 8 ईयर्स, 8 ईयर बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, रोनित की एज का कितना हो जाएगा। भाई पहले रोनित की एज का 3 गुना था फादर का एज, फिर बोल रहा है 8 साल बाद में रोनित की एज का 2.5 गुना है फादर का एज। अगेन 8 साल बोल रहा तो इसके सीक्वेंस को देखिए, पहले 3 गुना था फिर 2.5 था, अब 2.5 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाइए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। ये कितना है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स। ये कितना है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स नहीं हो सकता, पहले 3 गुना था फिर 2.5 गुना, 2.5 से कम आएगा। 3 टाइम्स नहीं हो सकता। 3.5 टाइम नहीं हो सकता। 2.2 टाइम्स नहीं हो सकता। ठीक है, 2.2 टाइम्स नहीं हो सकता। कितना होगा 2 टाइम होगा। एक साल में 0.5 गुना बढ़ा है, कम हुआ है, तो अगेन एक साल में कितना हो जाएगा 0.5 गुना और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2R। ठीक है, रेशियोज जो है मल्टीप्लीकेशन में जो अपन का इनकी एज रेशियो जो है डिफरेंस, एज डिफरेंस है वो कम होता जाता है। मान लीजिए फर्स्ट 5 ईयर्स में इसका एज था 10 तो इसका कितना होगा 30। ठीक है, प्लस 8 ईयर्स इसका एज कितना 18 तो इसका कितना 38।
ये कितना था, ये 3 गुना था, 3r था, ये कितना हुआ, ये कम हुआ, 18 दूनी 36, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर अगेन 8 ईयर्स, तो ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 38 और 8 46, तो ये अगेन 2 से बिलो 2 टाइम्स हो गया। ये पहले 3 टाइम्स था, फिर 2 एंड समथिंग टाइम्स था, और फिर 2 टाइम्स से नीचे हो गया। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम से कम होता जाता है, रेशियो कम होता जाता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? ये आज के लिए आपका रीजनिंग 2014 का निमसेट और एप्टी सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।